लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों में इस वक्त विचार विमर्श का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे मजबूत किले को गंवाने के बाद अब चिंतन मंथन कर रही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या गड़बड़ी हुई जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी से बहुत निचले स्तर का रहा, और समाजवादी पार्टी ने ऐसा किस आधार पर राजनीतिक समीकरण तय किया जिससे उनको 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। हार के 5 बड़े कारणों पर चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करहल विधानसभा सीट को छोड़ने का यहां पर फैसला किया है और उसके साथ साथ आगामी रणनीतियां तैयार करने पे अपना पूरा रोड मैप बताया है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। गर्मी में लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और उतनी दोपहरी में या कैसा भी समय रहा होगा, समाजवादी कार्यकर्ता सभाओं में आया, घर घर गया, गांव गया और पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में लगातार बना रहा। मैं एक समाजवादी कार्यकर्ता, नेता, संगठन के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको बधाई देना चाहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव रहा। मैं जनता को विशेष बधाई इसलिए भी देता हूँ कि उन्होंने संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया था, जो संविधान बचाने के लिए घरों से निकल करके मतदाता आए, मैं उनको भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हमें उम्मीद है इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनें उनको जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। नई सरकार का गठन हो चुका है, बड़ा मंत्रिमंडल बनाया गया है, क्या लग रहा है? केवल 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। सांसदों के साथ अब कब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस भूमिका में रहेगा विपक्ष? अब बहुत जल्दी जब भी लोकसभा शुरू होगी, क्योंकि लोकसभा शुरू होने से पहले अभी सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको फिलहाल तो हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत जल्दी जब सदन चलेगा तो जनता के सवाल और संविधान के सवालों को रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी दूसरी बड़ी देश की बड़ी पार्टी बनी है, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन, अब किस तरह की स्ट्रेटजी रहेगी? मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूँ कि बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जहाँ तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है वही जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। जो सिद्धांत डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने दिया। तो सुना अपने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी प्रमुख ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने धरातल के मुद्दों पर उतर करके लोगों के साथ बात की, उनसे जुड़ाव किया, लोगों की जो परेशानियां थी उन मुद्दों पर हम चर्चा करते हुए नजर आए और लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया। नतीजा यहाँ पर बीजेपी का जो एक धार्मिक एंगल था वो धार्मिक एंगल यहाँ पर कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद होता हुआ नजर आया। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी किस तरीके से देखते हैं? 5 बड़े कारण यहाँ पर पहले बता देते हैं जो दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी संगठन नेताओं का भीतरघात करना यहाँ पर एक बड़ा हार का कारण बन सकता है। सीएम योगी के द्वारा जिन कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई थी उन पर केंद्रीय हाईकमान द्वारा चर्चा विचार न करना एक बड़ा कारण हो सकता है हार का। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे विपक्ष के द्वारा मुखरता के साथ उठाए गए। इसके साथ साथ बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर अधिक फोकस किया, लिहाजा लोगों के गले से नीचे ये बात नहीं उतर पाई और वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन नाकाम होता हुआ नजर आया और अखिलेश यादव का पीडीए का नारा
दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब रहा। तो अमन जी, किस तरीके से देखते हैं, संगठन के नेताओं के भीतरघात पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए अगर देखा जाए तो 2014-19 दोनों ऐसे कह सकते हैं कार्यकाल रहे जहां पर यूपी ने उनको एक तरीके से पूर्ण बहुमत दिलवाने में बहुत ज़्यादा मदद की। लेकिन 2024 को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत उनसे छीन लिया और यहाँ पर दूसरे जो दल हैं उनके साथ में सरकार बनाने को मजबूर किया। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जितने भी, अगर उत्तर प्रदेश की हम नेताओं की बात करें बीजेपी के, तो ऐसे कई नेता हैं जो आपस में उनका अंतरकलह नजर आता है, बयानबाजी हो रही है। वहीं अगर आप परिणाम की बात करें, जब परिणाम आने के तुरंत बाद प्रमोद कृष्णम जो ये बात कहते हुए नजर आए कि कई ऐसे नेता रहे उत्तर प्रदेश में जिनकी वजह से बीजेपी को इस तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात है दिनेश जी, अयोध्या की हार को लगातार तमाम जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आखिर अयोध्या में आप कैसे हार सकते हैं, जहाँ पर आपने राम मंदिर बनवाया, पीएम मोदी वहाँ पर नजर आते हैं, डेवलपमेंट के बहुत सारे काम आपने कराए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अयोध्या में आपको हार मिली, इसका मतलब अंदर खाने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। अंदर खाने के जो नेता हैं वो शायद आपस में तालमेल होना चाहिए, वैसा तालमेल नजर नहीं आया। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को अंडर एस्टिमेट किया गया बीजेपी हाईकमान के द्वारा? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, लगातार इस बात को लेकर भी खबरें हैं कि जिन चीज़ों को लिए योगी आदित्यनाथ ने मना किया था कि इनके नाम नहीं होने चाहिए, ये जो है इस प्रत्याशी को आप मत टिकट दीजिए, लेकिन बीजेपी ने उनकी अनदेखी करते हुए टिकट दिया और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। और दूसरी बड़ी बात की, देखिए सीएम के चेहरे के तौर पर तो योगी महत्वपूर्ण है ही उत्तर प्रदेश में, साथ में बीजेपी की साख को बचाने के लिए या उनकी जो कह सकते हैं कि मतों में वृद्धि के लिए भी योगी आदित्यनाथ बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर वो नाराज हैं तो बीजेपी को अब नहीं, आने वाले चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के इतने मुखर मुद्दे थे जिनको विपक्ष भुनाने में कामयाब रहा। मंजी, देखिए कह सकते हैं क्योंकि तमाम सारे मामले हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी आंख में चूल्हे का खेल खेलती रही। 10 साल हो गए, अच्छे दिन की उम्मीद में लगातार लोग परेशान रहे। जिस सिलेंडर के लिए कहा जाता था कि दाम बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे नहीं, वही 1000+ रुपए पहुंच जाता है। तो ये ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर बीजेपी कोई सफाई पेश नहीं कर पाई। इसके अलावा अग्निवीर की योजना एक बार भी पीएम मोदी के मुंह पर उसका नाम नहीं आया। तो ऐसे तमाम कह सकते हैं मामले थे जिसको लेकर बीजेपी लगातार बचती हुई नजर आई और इसका खामियाजा भी मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भुगतना पड़ा। क्या राम मंदिर का मुद्दा जो इतना बड़ा यहाँ पर हाईलाइटेड मुद्दा था, उसको भुनाने में बीजेपी हाईकमान नाकाम दिखाई दिया? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत जल्दबाजी कर दी। कई महीने पहले जिस तरह से उसका उद्घाटन किया गया और अब इलेक्शन आते आते कह सकते हैं लोग एक तरीके से उसको भूल भी गए, उसको उतना उनको याद नहीं रहा। इसीलिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अयोध्या में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। बेहतर ये होता कि अगर चुनाव के आसपास भी, क्योंकि ऐसा कई बार कहा गया कि अपूर्ण तरीके से मंदिर था, उसको तुरंत जल्दबाजी में जिस तरह से उसका उद्घाटन किया गया, बीजेपी चुनावी माइलेज देना चाहती थी, लेकिन वो उसके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां पर 2014 में 72-73 सीटें मिलती हैं, अगर हम 19 की बात करें तो 62-63 सीटें मिलती हैं, लेकिन 24 में महज 33 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा। तो ये मुद्दा ही मुझे लगता है ऐसा है कि बीजेपी भुना नहीं। आखिरी सवाल रहेगा अमन जी, अखिलेश यादव का पीडीए का नारा दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने में क्या कामयाब रहा? यहाँ पर कई चीजें इसमें हुई। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जिस तरह से लगातार जो बीजेपी के नेता थे यही बात कह रहे थे कि 400 हमें सीटें दीजिए, हम संविधान बदलते हुए नजर आएंगे। उसी का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा जहां भी जा रहे थे अपने साथ में एक संविधान की जो बुक है छोटी वो लेकर जा रहे थे, उसको बता रहे थे। और ऐसे में दलित वोट बैंक जो खिसका है मायावती के पास से, क्योंकि अगर हम 19 की बात करें तो तकरीबन 19-20% के आसपास मायावती के पक्ष में इतना वोट परसेंट था दलित का। वहीं 2024 में महज 8 या 9% के आसपास उनके पास वोट बैंक रहा है। तो ऐसे में ये जो वोट है, ये जो मतदाता थे, ये इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुए, इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ उत्तर प्रदेश में अपनी हार की समीक्षा कर रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अप्रत्याशित जीत से गदगद दिखाई दे रहे हैं। केंद्र की राजनीति में अब अपना सियासी आधार मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देने की बात भी कर दी है और करहल पर अब उपचुनाव होने वाला है। देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी क्या करहल विधानसभा सीट से किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है जिससे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यहां पर कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त का रोड मैप तैयार किया जाए और उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शिवपाल यादव की ताजपोशी करके उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना सियासी दबदबा कायम रख सके। फिलहाल अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।